Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and today we are going to learn about the DNA, that is the nucleic acid. So this video is all about DNA, not RNA. I will make a separate video about RNA, and I will make another video on the genetic analysis that make sure that DNA is the genetic material, not the protein. So stay tuned with me, and thank you so much for clicking on my video. सो न्यूक्लिक एसिड की जब बात कर रहे हैं तो न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले डिस्कवर किया गया होगा। पहले पता ही नहीं था कि भी न्यूक्लिक एसिड मतलब कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए है। पहले ये माना जा रहा था कि प्रोटीन हमारा न्यूक्लिक एसिड है, बट विद एक्सपेरिमेंट्स ये क्लियरिफाई किया गया कि नहीं, ये डीएनए है और कुछ वायरसेस में, कुछ बैक्टीरिया में ये आरएनए होता है। So nucleic acid was first discovered by Friedrich Mischer, who called it the nuclein. फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को न्यूक्लिन नाम इसलिए दिया था क्योंकि जो डीएनए होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और उसमें एसिडिक नेचर किस वजह से आता है? फॉस्फोरिक एसिड की वजह से आता है। फॉस्फोरिक एसिड हमारा शुगर, पेंटोज शुगर, जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, उससे अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप PO4 2 नेगेटिव। तो इस वजह से ये एसिडिक हो जाता है नेचर में, इसी वजह से फ्रेडरिक मिशर ने उसको न्यूक्लिन बोला। अब जो हमारी केमिकल एनालिसिस है क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम ये एक थिक स्ट्रक्चर होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो मेटाफेज में हम ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मेटाफेज में समटाइम्स एनाफेज भी देख लेते हैं हम, और मियोसिस के केस में हम प्रोफेज भी देख लेते हैं। बट प्रोफेज में हमें ये वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखता, ये मेटाफेज में ही दिखता है। तो जो ये थिक स्ट्रक्चर है, जब मेटाफेज प्लेट फॉर्म होती है तब हमें दिखता है क्रोमोसोम। तो जब केमिकल एनालिसिस किया गया क्रोमोसोम का, तो उसमें हमें पता चला कि जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पर डीएनए से मिलके बना है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना है। इन डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइबोज शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। और अगर आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए हमारा क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी शुगर है वो राइबोज होगी। दोनों में ही 5 कार्बन एटम है, बट वहाँ की अरेंजमेंट अलग होती हैं। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, जब हम उसको रिंग फॉर्म में बनाते हैं तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज का जो अरेंजमेंट है रिंग की फॉर्म में, एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से ये यहाँ पे अराइज हुआ है, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। सो ये 5 कार्बन चेन, सॉरी ये 5 कार्बन रिंग जो प्रेजेंट होती है डीएनए में, इससे इसका नाम लिया गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो जो हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो 2 ही टाइप के होंगे हमारे, डीएनए एंड आरएनए। अब जो न्यूक्लिक एसिड वो है क्या? मैक्रो मोलिकुलर, लार्ज साइज का मोलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में मिलता है, एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी मोनोमेरिक यूनिट। मोनोमेरिक यूनिट क्या? एक सिंगल यूनिट जुड़ के बहुत लंबी सी चेन बनाएगी डीएनए की। ठीक है, और वो चेन क्या होगी? न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फेट ग्रुप को कंसिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आ गया न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जिसमें शुगर हो, वही पेंटोज शुगर हो। पेंटोज का मतलब क्या है? 5 कार्बन रिंग प्रेजेंट हो शुगर की, एंड नाइट्रोजिनस बेसिस हो। नाइट्रोजिनस बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं? अगर डीएनए की बात की जा रही है तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, यही होंगे। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये क्या करता है? एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है न्यूक्लिक एसिड को। और शुगर हमारी 2 टाइप की होती है, जिसको मैंने अभी डिस्कस किया, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर राइबोज में और डीऑक्सी राइबोज में डिफरेंस क्या होता है? सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर डिफरेंस होता है। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे OH की जो पोजीशन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है वो अलग हो जाती है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकंड पोजीशन पे राइबोज के केस में। डीऑक्सी राइबोज के केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह एल्कोहलिक ग्रुप की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। ये डीएनए में होगा और ये आरएनए में होगा। ये सिर्फ शुगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है कि शुगर या तो इस फॉर्म में प्रेजेंट होगी न्यूक्लिक एसिड में, या फिर इस फॉर्म में प्रेजेंट होगी। इस फॉर्म में हमारी आरएनए में प्रेजेंट होगी और इस फॉर्म में हमारी डीएनए में प्रेजेंट होगी। न्यूक्लिक
एसिड हमारा 12th का चैप्टर है। 12th में ही कार्बोहाइड्रेट जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं ग्लूकोज का चेन वाला स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पे कार्बन होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, H होता है, जिसमें हम कार्बन की अल्फा स्ट्रक्चर निकालते हैं, बीटा स्ट्रक्चर निकालते हैं, ठीक है। तो फिर उसकी हम यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं उसका रिंग कैसे बनाएंगे चेन से। तो वही यहाँ पे बनाया गया है कि चेन से हम रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बन फर्स्ट यहाँ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे जो फिफ्थ है वो भी बॉन्डिंग में हेल्प करता है, और यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है वो भी बॉन्डिंग में हेल्प करता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि अभी मैंने डिस्कस किया कि डीऑक्सीराइबोज में सेकंड पोजीशन पे कार्बन पे दो हाइड्रोजन अटैच होंगी, बट राइबोज के केस में एक हाइड्रोजन होगी और एक एल्कोहलिक ग्रुप अटैच होगा। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। मैंने यहाँ पे बोला कि 4 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, जिनके नाम है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन या साइटोसिन। जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनको हम 2 कैटेगरी में यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं, पिरिमिडिन एंड प्यूरिन। पिरिमिडिन एंड प्यूरिन, पिरिन में हमारे एडेनिन एंड ग्वानिन आते हैं, और जो हमारे पिरिमिडिन है उसमें साइटोसिन एंड थाइमिन आते हैं। यूरेसिल हमारा थाइमिन की जगह प्रेजेंट होता है, किसके केस में प्रेजेंट होता है, ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, ये यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए के केस में, और डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन है इनमें बेसिक जो डिफरेंस है, ये प्यूरिन्स है एंड दीज आर पिरिमिडिन्स। तो प्यूरिन्स में हम देख सकते हैं 2 रिंग्स प्रेजेंट है, एंड पिरिमिडिन में हमारी सिंगल रिंग प्रेजेंट है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थाइमिन में एंड यूरेसिल में क्या डिफरेंस है। देखो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सिमिलर है यूरेसिल का एंड थाइमिन का, बस डिफरेंस यहाँ पे आता है कि इस पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये डिफरेंस होता है थाइमिन एंड यूरेसिल के बीच में। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करते हैं। जो हमारा डीएनए स्ट्रक्चर है वो किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज्ड किया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये विल्किंस एंड को वर्कर्स, रोजालिन फ्रैंकलिन जो थी, उनके जो एक्सपेरिमेंट के एक्सरे डिफ्रैक्शन जो उन्होंने कंसिस्ट किया था, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उसके रिजल्ट के बेस पे वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। हेलिकल मतलब कि ये हेलिक्स की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1962 में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की, तो वो क्या है। देखो जो हमारा स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसमें हर एक न्यूक्लियोटाइड मैंने यहाँ पे बोला, न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब एक शुगर ग्रुप प्रेजेंट होना, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होना एंड नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होना, ये हमारा क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और ये न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जब अटैच हो जाते हैं तो एक चेन बन जाती है, फिर एक चेन दूसरी चेन से बाइंड होती है, जिसकी वजह से डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है, डबल स्ट्रैंड बन जाते हैं, उसमें डबल चेन बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे से किसके थ्रू लिंक होती हैं, एक बॉन्ड के थ्रू लिंक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो एस्टर बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि फोस्फेट ग्रुप अटैच हो रही है दूसरी सेकेंड शुगर के साथ, तो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है थाइमिन, ये हमारी पेंटोज शुगर है। यहाँ पे पेंटोज शुगर पे 5th कार्बन पे हमारा क्या बाइंड हो रहा है, पी शो कर रहा है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को, ठीक है। अब फॉस्फेट ग्रुप को PO4 2 नेगेटिव होता है, ऐसे अटैचमेंट होगी, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन से बाइंड होगा हमारा यहाँ पे 3rd पोजीशन, नेक्स्ट शुगर बाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड बन रहा है, दिस इज़ द फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फेट ग्रुप के बीच में एंड नेक्स्ट जो हमारी शुगर है उसके बीच में। तो यहाँ पे ये जो एक सिंगल है
मतलब कि अगर मैं इस नाइट्रोजनस बेस को, इस शुगर को और इस फॉस्फेट को इंक्लूड कर लूँ तो ये क्या बना रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। फिर अगर मैं इस फॉस्फेट को, इस शुगर को और इस बेस को इंक्लूड कर लूँ तो ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। फिर मैं इस शुगर को, इस बेस को और इस फॉस्फेट को कर दूँ तो ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ अरेंज हो रहे हैं, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमेरिक यूनिट। फिर ये ऐसे जुड़ के क्या बना देते हैं, चेन बना देते हैं। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट नेक्स्ट का शुगर से जब अटैच होता है तो वो बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे दोनों चेन इस तरह से फॉर्म होती हैं। अब हमने देखा कि ये 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप बाइंड है और आगे मान लो कोई भी चीज़ बाउंड ना हो तो ये 5 एंड क्या हो गया, ओपन हो गया, और ये यहाँ पे 3rd कार्बन ओपन हो गया। तो यहाँ पे 3rd पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल या एल्कोहलिक ग्रुप इसको बोलते हैं, और यहाँ पे 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप बोलता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 3rd प्राइम एंड है इसको बोलते हैं 3 प्राइम एंड और इसको बोलते हैं 5 प्राइम एंड। तो यहाँ पे ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है इसका क्या मतलब है, 3 प्राइम का मतलब है कि 3 प्राइम पे हमारा हाइड्रोक्सिल या एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, 5 प्राइम का मतलब है कि वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। ऐसे ये एक चेन बन गई हमारी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट चेन है, मतलब दूसरे वाली चेन है, तो ये दोनों एंटी पैरेलली रन करेंगे। ये हमारा यहाँ पे 3 प्राइम है, ये हमारा 5th प्राइम है, और यहाँ पे भी बेस प्रेजेंट है, ये बेस है नाइट्रोजनस बेस, ये शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, फिर सेकंड न्यूक्लियोटाइड, फिर हमारा 3rd न्यूक्लियोटाइड। ये भी ऐसे चेन बना रहे हैं बट इसकी पोजीशन अलग है। देखो यहाँ पे 5th प्राइम है, 5 प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, तो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब दोनों क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो एडेनिन जो ग्रुप है वो थाइमिन के साथ, एडेनिन क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, थाइमिन क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, और जी हमारा ग्वानिन होता है, सी हमारा साइटोसिन होता है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो बेसिस की अरेंजमेंट होती है। बैकबोन अगर हम बोले तो ये हमारी बैकबोन है किसकी, डीएनए की। तो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, और बीच में बेसिस है। बेसिस एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो रखे हैं 1 by 1, एंड बेसिस के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, और शुगर फॉस्फेट एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच है। अब हम देखते हैं आगे कि इसको कैसे स्टडी करें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को। देखो जो हमारा एक बेस और दूसरे बेस के बीच में, मतलब यह इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3.4 एंस्ट्रोम, ठीक है। एंस्ट्रोम मतलब 1 एंस्ट्रोम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। और हमारा जो माइनर ग्रूव होता है, माइनर ग्रूव जब मैं ऐसे बनाऊंगी, एक स्ट्रैंड ऐसे रन करेगा, दूसरा स्ट्रैंड ऐसे रन करेगा, तो एक तो यहाँ पे माइनर ग्रूव आएगा और एक हमारा यहाँ पे क्या आएगा, लार्जर ग्रूव आएगा। तो यहाँ पे जो माइनर ग्रूव होता है वो हमारा 12 एंस्ट्रोम का होता है, और जो मेजर ग्रूव होता है वो 22 एंस्ट्रोम का होता है। और जो टर्न होता है, ये एक टर्न बन रहा है, यहाँ पे एक जो टर्न होता है वो 34 एंस्ट्रोम का होता है, या फिर हम बोले कि 1 स्पाइरल हमारा 34 एंस्ट्रोम का होता है। अब ये जो डायमीटर है, ये यहाँ पे ये डायमीटर डीएनए का 20 एंस्ट्रोम का होता है, ठीक है। इससे हम कई बार न्यूमेरिकल्स निकालते हैं जो डीएनए के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस करूँगी आपके साथ कि कहाँ पे हम यूज़ करते हैं 3.4 एंस्ट्रोम को, क्या यूज़ होता है इसका, वाई वी आर स्टडिंग कि भाई एक बेस पेयर है और दूसरा बेस पेयर है तो उनके बीच का डिस्टेंस इतना होगा, वट is the need to study this. So we are going to discuss the questions and then we will understand why we are studying all this stuff. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया लेंथ ऑफ डीएनए विद 23 बेस पेयर। अभी हमें क्या पता चला कि हमारा एक बेस पेयर है फिर दूसरा बेस पेयर, उन दोनों के बीच में 3.4 एंस्ट्रोम का डिस्टेंस होता है। अब मैंने यहाँ पे जो डीएनए एक्सप्लेन किया वो बी डीएनए होता है जो कि मोस्ट स्टेबल है, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल जो डीएनए होता है। यहाँ पे एक जो टर्न होता है वो कंप्लीट करता है डीएनए जब, तो वो 10 बेस पेयर का बना होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर गिवन है 23,
और हमें निकालनी है लेंथ ऑफ डीएनए, कितना लंबा होगा वो डीएनए जिसके पास होंगे 23 बेस पेयर। जब भी हमें बेस पेयर दिए गए हैं तो हम जब कैलकुलेट करेंगे लेंथ तो n-1 करेंगे। n हमारा होता है नंबर ऑफ बेस पेयर, तो 23 बेस पेयर है, उसमें से 1 माइनस करेंगे 22 बेस पेयर आ जाएंगे। 22 बेस पेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम से। क्यों? क्योंकि ये दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है, तो इतने बेस पेयर के बीच में कितने डिस्टेंस होगी उससे हमें क्या पता चल जाएगा, लेंथ पता चल जाएगी डीएनए की। तो 22 को जब 3.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 74.8 एंगस्ट्रॉम, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। आता है हमारा चारगफ रूल। चारगफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पे डीएनए के कंटेंट को ऑब्जर्व किया था। कंटेंट मतलब वो किससे मिलके बना है, नाइट्रोजिनस बेसिस को उन्होंने यहाँ पे एनालाइज किया, और उसके बेस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने क्या दिया, यहाँ पे एक रूल दिया जिसको चारगफ रूल बोलते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन क्या, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरिमिडिन क्या, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, इन ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, क्योंकि एक बार एडेनिन थाइमिन के साथ बाइंड होगा, फिर ग्वानिन हमारे साथ साइटोसिन के साथ बाइंड होगा, तो इस एक के बाद एक आएगा, तो जितने एडेनिन प्रेजेंट है उतने ग्वानिन प्रेजेंट होंगे, सॉरी एडेनिन जितने प्रेजेंट है उतने ही हमारे थाइमिन प्रेजेंट होंगे, और जितने हमारे ग्वानिन है उतने ही साइटोसिन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमारा किसको फॉर्म करते हैं, ये दोनों हमारे प्यूरिन को फॉर्म करते हैं, और ये दोनों किसको फॉर्म करते हैं, पिरिमिडिन को फॉर्म करते हैं। इस बेसिस पे उन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन दिया या फिर एक प्रिंसिपल दिया जिसके अकॉर्डिंग प्यूरिमिन एंड पिरिमिडिन एक स्पीसीज के अंदर, जैसे ह्यूमन स्पीसीज की बात करें, कैट की बात करें, डॉग की बात करें, तो उस स्पीसीज में फिक्स होगा उनका नंबर या अमाउंट या रेशो मतलब, रेशो का मतलब क्या है, जब ए प्लस जी, एडेनिन प्लस ग्वानिन टी प्लस सी के इक्वल है, तो ए प्लस टी बाई जी प्लस सी इज इक्वल टू 1, या यहाँ पे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज, बट स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा, जैसे ह्यूमन का और डॉग का ये रेशियो वेरी करेगा। ठीक है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला, इफ़ ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ 20% यहाँ पे साइटोसिन, तो परसेंटेज ग्वानिन की क्या होगी। चारगफ क्या बोलता है कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन, यही बोलता है वो। इस और वो बोलता है ए प्लस टी डिवाइड बाई सी प्लस जी इक्वल टू 1, इनका रेशियो फिक्स होगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या पता चला कि एडेनिन बाइंड करता है थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन बाइंड करता है साइटोसिन के साथ। इसका मतलब है एडेनिन जितना प्रेजेंट होगा उतना ही मेरा क्या प्रेजेंट होगा, थाइमिन प्रेजेंट होगा, क्योंकि एडेनिन बेस पेयर करता है थाइमिन के साथ। तो जितना ग्वानिन प्रेजेंट होगा उतना ही साइटोसिन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे साइटोसिन 20% है, तो ग्वानिन भी यहाँ पे कितना होगा, 20% होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा, इफ ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ 35% एडेनिन, एडेनिन अगर 35% है, थाइमिन भी 35% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, इफ ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ 10% ग्वानिन, अगर ग्वानिन की कंसंट्रेशन उसने बोला 10% है, तो टी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, टी कितना प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो देखो जी मेरा सी के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि जी मेरा 10%, तो मेरा सी भी कितना हो गया 10%, तो जी प्लस सी मेरा कितना हुआ 20%, राइट। और मैं टोटल मान के चल रही हूँ कि मेरे पास है 100, तो 100 माइनस 20 कितना हो गया 80। ठीक है, अब मेरे को पता है A इक्वल टू टी, जितने A प्रेजेंट होंगे उतने ही T प्रेजेंट होंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे 2A कर सकती हूँ, A प्लस टी करने की बजाय A प्लस टी इक्वल टू जी प्लस सी है मेरा, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, A प्लस टी को मैं कर सकती हूँ 2A इक्वल टू 80, A को निकालूंगी तो 80 डिवाइड बाई 2 डेट इज़ 40, तो A मेरा अगर 40 है तो मेरा T भी क्या होगा 40 होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 40%। अब यहाँ पे इफ़ ए स्ट्रैंड ऑफ DNA हैज़ 45% एडेनिन, देन व्हाट परसेंटेज विल बी सी की क्या परसेंटेज होगी। आई नो डैट एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन, एंड एडेनिन इक्वल टू थाइमिन एंड ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन। सो अगर मेरे पास यहाँ पे एडेनिन की कंसंट्रेशन है 45%, इट मीन्स मेरे पास थाइमिन की भी कंसंट्रेशन है 45%, राइट।
एंड 45%, 45 एंड 45 इक्वल टू 90, और 90 है तो मेरे पास बचा कितना 10, तो मेरे पास 5 क्या बचा, 5 मेरे पास बचा ग्वानिन एंड 5 मेरे पास बचा साइटोसिन। तो यहाँ पे साइटोसिन की क्या है 5%। इफ़ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ 24% थायमीन, अगर उसके पास 24% थायमीन है, इट मीन्स उसके पास एडेनिन भी क्या है 24%, तो टोटल कंसनट्रेशन दोनों की कितनी होगी 48, एंड टोटल मेरा डीएनए की कंसनट्रेशन में 100 मान के चल रही हूँ, तो अगर मैं इसको माइनस करूँगी तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो 52 में मेरे पास ग्वानिन भी है एंड साइटोसिन भी है, मेरे को निकालना क्या है ग्वानिन, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, मेरा क्या आ जाएगा 26 मेरा क्या है ग्वानिन प्रेजेंट है। होप यू आर क्लियर विद द चारगफ रूल एंड यू कैन कैलकुलेट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। यहाँ पे टाइप ऑफ डीएनए आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स, बी फॉर्म डीएनए, ए फॉर्म डीएनए, जेड फॉर्म डीएनए। तो मेजर डिफरेंस क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो बी डीएनए जो हमने अभी डीएनए पढ़ा, या जो हमारे फिजियोलॉजिकल डीएनए होता है वो बी डीएनए होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो बी डीएनए हमारा राइट हैंडेड होता है, मतलब हेलिक्स ऐसे राइट हैंड से स्टार्ट होगी, राइट हैंड पे एंड होगी। ए डीएनए भी राइट हैंडेड होता है, पर जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंडेड है हमारा, और मेजर ग्रूव यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी, और जेड डीएनए में एब्सेंट होगा। दिस इज द माइनर ग्रूव एंड दिस इज द मेजर ग्रूव, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे मेजर माइनर ग्रूव का कोई चक्कर नहीं है। बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, एक हेलिक्स जब कंप्लीट होता है, ये एक हेलिक्स जब कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे 10.5 हम बेस पेयर मान के चलते हैं, तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्वेश्चंस 10 मान के चलते हैं कि 10 बेस पेयर पर टर्न प्रेजेंट होते हैं, बट ए फॉर्म में 11 होते हैं और जेड फॉर्म में 12 होते हैं। ग्लाइकोसाइल बॉन्ड कन्फर्मेशन, ग्लाइकोसाइल बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है यहाँ पे शुगर के बीच में और बेसिस के बीच में, बेसिस मतलब कि हमारे एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन के बीच में। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइलिक बॉन्ड कन्फर्मेशन है वो एंटी है, मतलब कि अपोजिट है। यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू, यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसमें भी यही होगी, बट इसमें एंटी भी हो सकती है पिरिमिडिन्स के लिए, सिरिन के लिए हमारी, और साइन क्रोनस कन्फर्मेशन हो सकती है प्यूरिन्स के लिए। हेलिक्स पर बेसिस कितने राइज करता है, हेलिक्स पर बेसिस का मतलब ये है कि एक बेस से दूसरे बेस के बीच में 3.4 एंस्ट्रोम यहाँ पे डिस्टेंस थी, तो यहाँ पे 2.6 एंस्ट्रोम होगी, और यहाँ पे 3.7 एंस्ट्रोम होगी। मतलब डिस्टेंस दो बेसिस के बीच में, एक ये बेस एक ये बेस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। बेस टिल्ट, यहाँ पे टिल्ट हो रखे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी, थोड़ा सा टिल्ट हो रखा होगा बेस पेयर, वो 6 डिग्री से टिल्ट होगा। ए फॉर्म में बहुत ज़्यादा टिल्ट है, हमें दिख रहा है 20 डिग्री से, और यहाँ पे 7 डिग्री से टिल्ट होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर, यू कैन सी हेयर द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन ऑफ बी फॉर्म डीएनए, ए फॉर्म डीएनए एंड जेड फॉर्म डीएनए। पैकेजिंग की बात करते हैं, डीएनए कैसे पैकेज होता है, मतलब कि हम उसको सेल के अंदर कैसे फिट करते हैं, क्यों जरूरत पड़ी हमें सेल के अंदर उसको फिट करने के लिए। देखो जो डीएनए होता है मेमेलियन सेल में, तो उसमें बेस पेयर होते हैं अप्रोक्स 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, ठीक है। अब वो बेस पेयर्स हमारे क्या होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स आ जाते हैं। और हमें पता है कि हमारा जो डीएनए है वो बेस पेयर के बाद कितना है 0.34 नैनोमीटर पर बेस पेयर, उसकी क्या होती है डिस्टेंस होती है। तो अगर मैं टोटल डीएनए की लेंथ निकालूं तो मेरे को डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ बेसिस के साथ। तो 2.2 मीटर मेरे पास नॉर्मली क्या आती है लेंथ आती है एक मेमेलियन सेल के डीएनए की। अब सेल बहुत माइक्रोस्कोपिक होती हैं, हमारी ब्लड सेल्स भी माइक्रोस्कोपिक है, और हमारी और भी डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स होंगी वी कांट सी विद दैम विद नेक्ड आइज, वी नीड टू यूज माइक्रोस्कोप टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन ऑफ द साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेल,
ठीक है। तो उसमें अगर हम डीएनए को देखने लग जाएं तो हम नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकते। वी नीड टू यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड हाईली जो हमारे रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। तो वो देखो इतना बड़ा डीएनए है, 2.2 मीटर का डीएनए, और इतनी छोटी सी सेल में कैसे एडजस्ट कर पाता है। वो एक हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करता है, देखो डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, PO4 नेगेटिव, जो उसको नेगेटिव चार्ज देता है, प्लस उसको एसिडिक जो है एसिडिक बना देता है। तो यहाँ पे हिस्टोन के साथ हमारा डीएनए बाइंड करता है। हिस्टोन हमारा पॉजिटिव चार्ज देते हैं उसको, और हिस्टोन में बेसिक अमाइनो एसिड से मिलके हिस्टोन प्रोटीन्स बने होते हैं। और वो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं लाइसिन, आर्जिनिन मेनली, बट कभी थोड़ा बहुत उसमें हिस्टिडीन भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो हिस्टोन होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है। अब जो हिस्टोन है वो लो मोलिकुलर वेट के हैं, रिप्रेसर का काम करते हैं, जीन्स के रिप्रेसर का मतलब जीन को ट्रांसक्रिप्ट होने से रोकते हैं। देखो ट्रांसक्रिप्ट होने का मतलब क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मतलब जीन जो प्रेजेंट होंगे डीएनए में वो कोड करेंगे और एमआरएनए बना देंगे। तो अगर डीएनए बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बाइंड हो गया तो वो जीन एसेस नहीं किए जाते कुछ एंजाइम्स के थ्रू, जिसकी वजह से डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। इसलिए हिस्टोन बाउंड करते हैं हमारे किसको, डीएनए को, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं और प्रिवेंट कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। अब जो हमारे H2A, H2B, H3 एंड H4 होते हैं ये ऑक्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ऑक्टेट क्या, सब दो दो की फॉर्म में बाइंड हो जाते हैं और एक ऑक्टेट ऑक्टामर बना देते हैं, 8 का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो कि कोर हिस्टोन के फॉर्म में होता है। उसके अराउंड हमारा डीएनए बाइंड कर जाता है, और डीएनए बाइंड करने के बाद यहाँ पे एक लिंकर डीएनए होता है, और वो लिंकर डीएनए H1 हिस्टोन के बाउंड किया जाता है। और यहाँ पे जो डीएनए की लेंथ होती है 146 न्यूक्लियोटाइड टू 147 न्यूक्लियोटाइड मान के चलते हैं हम, कभी कभी 146.5 न्यूक्लियोटाइड भी आपको किसी किसी बुक में मिल जाएगा। तो ये जो लेंथ है न्यूक्लियोसोम में डीएनए की, तो कितने बेस पेयर होती है, या तो वो 146 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लेंथ होती है हमारे डीएनए की एक न्यूक्लियोसोम में। अभी हम इसको समझने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो इस तरह से हमारा एक स्ट्रक्चर है। दीज आर द हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, ये दो दो की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको। तो ये एक कोर हिस्टोन फॉर्म करते हैं, ऑक्टेट स्ट्रक्चर बना देते हैं। ऑक्टेट कैसे, 4 तो ये है ही, दो दो की फॉर्म में होंगे तो 8 बन जाएंगे, इसलिए हिस्टोन ऑक्टामर बोला गया है। इसके अराउंड हमारा डीएनए रैप हो जाएगा और वो 147 बेस पेयर का होगा। रैप हो गया, और रैप होने के बाद उसने ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। अब बीच में एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए, और वो लिंकर डीएनए यहाँ पे एक हिस्टोन मॉलिक्यूल के थ्रू बाउंड किया जाता है, जो कि H1 हिस्टोन होता है। ठीक है, अब ये जो क्लासिफिकेशन मैं बोल रही हूँ कि H2A है, H2B है, H3 है, H4 है, H1 है, ये टाइप हैं हिस्टोन के, किस बेसिस पे हैं, ये इस बेसिस पे हैं कि उनमें अमाइनो एसिड कैसे कैसे प्रेजेंट है, कितनी कितनी कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है। मतलब कि लाइसिन और आर्जिनिन जो है मेरा, या फिर मेरा हिस्टिडीन है, उनकी कितनी कंसंट्रेशन है। ये तीनों ही बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं जो बेसिक बनाते हैं हमारे हिस्टोन प्रोटीन को। ठीक है, अब ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। बीड्स कैसे, ये ऐसे बीड्स दिख रही हैं, और ये स्ट्रिंग लिंकर डीएनए में स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है। अब ये सोलिनोइड स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब ये हमारा क्या हो जाता है, 30 नैनोमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर हमारा इक्वल होता है 10⁻⁻9 मीटर के। पे समझो हमारा डीएनए था जो 2 नैनोमीटर का था। ठीक है, उसने बीड्स ऑन स्टिक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं। क्रोमेटिन क्या है यहाँ पे, क्रोमेटिन का मतलब है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो वो किसकी फॉर्म में बीड्स ऑन स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, इसलिए उसको न्यूक्लियोसोम बोला गया है। वो 10 या 11 नैनोमीटर लॉन्ग होता है। फिर उसकी और कोइलिंग होती है, सोलिनोइड स्ट्रक्चर बनता है जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, और वो 30 नैनोमीटर उसका साइज होता है। इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर, जब ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। फिर उसके बाद और कोइलिंग होती है, और वो 300 नैनोमीटर
नैनोमीटर का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, मतलब और छोटा होता जा रहा है कि -9 है, इसका मतलब और छोटा होता जा रहा है हमारा साइज़ किसका, डीएनए का। फिर उसके बाद हमारा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको हम क्रोमेटिड बोल देते हैं। क्रोमेटिड ये जो यहाँ पे 700 नैनोमीटर का जो स्ट्रक्चर है वो क्रोमेटिड स्ट्रक्चर है। वो क्रोमेटिड स्ट्रक्चर अब आगे फर्दर और छोटा साइज फॉर्म करता है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है 1400 नैनोमीटर का। तो ये हमारा इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक सेल में एडजस्ट हो जाता है। होप यू आर क्लियर अबाउट द न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए। प्लीज वेट फॉर माई अपकमिंग video, and if you do like it then please thumbs up and subscribe to my channel, and if you have any query then write in the comment section given below.